हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हमने पिछले लेक्चर में द रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ा था, जहां हमने ये समझा था कि किस तरीके से 1919 में इंडिया में रॉलेट एक्ट को लाया गया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने उसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करी। अब रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ लेने के बाद आज के इस लेक्चर में हम आगे बढ़ेंगे और एक ऐसी घटना के बारे में समझेंगे जो कि रॉलेट एक्ट से जुड़ी हुई है। इस घटना का नाम है द जलियांवाला बाग मैसेकर, मतलब जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो चलिए देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है, जिसका नाम है द जलियांवाला बाग मैसेकर, और ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहाँ पर दिया गया है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि 1919 मार्च में रॉलेट एक्ट को इंडिया में लाया गया, जिसके बाद महात्मा गांधी ने रॉलेट सत्याग्रह की शुरुआत करी 6 अप्रैल 1919 में। उसी सत्याग्रह के दौरान 10 अप्रैल के दिन अमृतसर में एक पीसफुल प्रोसेशन पर अमृतसर की पुलिस ओपन फायरिंग कर देती है, जिसके बाद लोग प्रवोक हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद वो पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशंस और बैंक्स पर हमला कर देते हैं, अटैक कर देते हैं। और इन्हीं अटैक्स के बाद अमृतसर के अंदर मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया जाता है और कमांड दे दी जाती है जनरल डायर के हाथों में, जो कि ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर थे। मैंने आपको पिछले लेक्चर के अंत में ये बताया था कि मार्शल लॉ लगने के कुछ दिन बाद ही एक ऐसी घटना घटती है जिसमें कई सारे लोगों की हत्या कर दी जाती है अमृतसर में, जिसे हम द जलियांवाला बाग मैसेकर कहते हैं। और ये मैसेकर किया था जनरल डायर ने। तो चलिए समझ लेते हैं द जलियांवाला बाग मैसेकर के बारे में। मार्शल लॉ लगने के बाद 13 अप्रैल 1919 के दिन इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट अकर होता है। इनफेमस का मतलब क्या होता है? इनफेमस का मतलब होता है बदनाम, मतलब कि कोई एक ऐसी चीज या एक ऐसा व्यक्ति जो कि बुरे रीजंस के वजह से मशहूर हो, उसी को हम इनफेमस कहते हैं। अब आप सब सोचेंगे कि मैम इनफेमस और फेमस के बीच में क्या डिफरेंस है? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। फेमस हम उस चीज के लिए या उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि अच्छे रीजंस के वजह से फेमस हो, अच्छे रीजंस के वजह से मशहूर हो। वहीं पर हम इनफेमस उस चीज के लिए यूज करते हैं, उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि बुरे रीजंस के वजह से मशहूर हो। तो ये जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट था, जो जलियांवाला बाग घटना थी, ये क्या है? ये एक इनफेमस इंसिडेंट है जो कब अकर हुआ था? 13 अप्रैल 1919 के दिन। ये डेट आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये डेट कई बार आपसे पूछ ली जाती है। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि आखिर 13 अप्रैल के दिन क्या हुआ था जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग एक एनक्लोज्ड ग्राउंड है। एनक्लोज्ड ग्राउंड का मतलब होता है जलियांवाला बाग एक बंद मैदान है। बंद मैदान का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा मैदान जो कि हर तरफ से बड़ी ऊंची दीवारों से घिरा हुआ हो। तो जो जलियांवाला बाग है वो एक ऐसा मैदान है, एक ऐसा बंद मैदान है जो कि चारों ही तरफ से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ है। उसके चारों तरफ ऊंची दीवारें हैं और जलियांवाला बाग में सिर्फ एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट है, मतलब एक ही पतली सी गली है, एक ही रास्ता है जहां से लोग अंदर जाते हैं मैदान के और जहां से लोग बाहर आते हैं मैदान से। तो जलियांवाला बाग एक क्या है? एनक्लोज्ड ग्राउंड है। और इसी एनक्लोज्ड ग्राउंड में 13 अप्रैल के दिन कई सारे लोग गैदर होते हैं, मतलब कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। अब आप सब सोचेंगे कि मैम जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल के दिन इतने सारे लोग क्यों गैदर हुए थे, क्यों इकट्ठा हुए थे? तो चलिए ये भी समझ लेते हैं। जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल के दिन कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गवर्नमेंट के न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट। न्यू रिप्रेसिव मेजर्स का मतलब क्या हुआ? रिप्रेसिव मतलब कि दबाना, और मेजर्स का मतलब कि नए लॉज, नए तरीके, नए मेथड्स। तो ब्रिटिश सरकार जो नए रिप्रेसिव मेजर्स लेकर आ रही थी, जो ब्रिटिश सरकार नए कानून बना रही थी लोगों को दबाने के लिए, जैसे कि रॉलेट एक्ट, उसी के अगेंस्ट यहाँ पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इस मैदान में पीसफुली। तो 13 अप्रैल के दिन कुछ लोग इस मैदान में आते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुली प्रोटेस्ट करने के लिए, शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के न्यू रिप्रेसिव मेजर्स के अगेंस्ट, मतलब कि
रॉलेट एक्ट के मेजर्स के अगेंस्ट। यहाँ पे लोग इसलिए भी प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसलिए भी जमा हुए थे क्योंकि वो पॉपुलर लीडर्स के अरेस्ट होने से भी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और परेशान थे। पॉपुलर लोकल लीडर्स जैसे कि डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सैफीउद्दीन। तो ऐसे पॉपुलर लीडर्स के अरेस्ट होने के वजह से और साथ ही साथ रॉलेट एक्ट के वजह से यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं। कई सारे लोग यहाँ पर बैसाखी के फेयर को भी अटेंड करने आते हैं, मतलब कि बैसाखी के मेले को भी अटेंड करने के लिए कई सारे लोग आते हैं जलियांवाला बाग में। बैसाखी एक त्योहार है जो कि पंजाब में मनाया जाता है और 13 अप्रैल के दिन बैसाखी थी, तो उसी का मेला लगा हुआ था जिसको अटेंड करने के लिए कई सारे गांव वाले आए थे। तो यहाँ पर इस बाग में 13 अप्रैल के दिन कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और कुछ लोग मेले को अटेंड करने के लिए इकट्ठा हुए थे। अब आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ये पूछेंगे कि मैम अगर मार्शल लॉ लगा हुआ था तो क्यों इतने सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए? चलिए इसका जवाब भी मैं आपको बता देती हूँ। कई सारे लोग यहाँ पर ऐसे थे जो कि सिटी के बाहर से आए थे, जो शहर के बाहर से आए थे, इसीलिए उन्हें इस बात के बारे में जानकारी नहीं थी कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगाया गया है। वहीं पर कई सारे विलेजर्स ऐसे थे जो कि इस बात को नहीं जानते थे कि मार्शल लॉ लगाया गया है अमृतसर के अंदर, और उस मार्शल लॉ के अंदर ये अनाउंस किया गया है, आर्मी ने ये लॉ बनाया है, ये रूल बनाया है कि पब्लिक मीटिंग्स नहीं होंगी, पब्लिक गैदरिंग्स नहीं होंगी अमृतसर के अंदर। तो इन सभी बातों से कई सारे लोग यहाँ पर अनअवेयर थे, उनके पास इसकी जानकारी नहीं पहुंची थी और इसी वजह से ये सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए थे 13 अप्रैल के दिन। अब इस बात की जानकारी लग जाती है जनरल डायर को। उन्हें पता चल जाता है कि कैसे जलियांवाला बाग में इतने सारे लोग जमा हैं, इतने सारे लोग इकट्ठा हो रखे हैं। तो यहाँ पे जनरल डायर क्या करते हैं? जनरल डायर अपने आर्मी ऑफिसर्स के साथ एंटर करते हैं इस एरिया में, मतलब वो एंटर करते हैं जलियांवाला बाग में, और एंटर करने के बाद वहां का जो एग्जिट पॉइंट था, उस एग्जिट पॉइंट को वो ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वहां पे अपने ऑफिसर्स को खड़ा कर देते हैं। अब ये वो रास्ता था जहां से लोग बाहर जा सकते थे, क्योंकि उस रास्ते के अलावा उस मैदान में कोई भी और एग्जिट पॉइंट नहीं था। तो यहाँ पे जनरल डायर क्या करते हैं? वो एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं, बंद कर देते हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति उस ग्राउंड से बाहर ना जा सके। और उसके बाद बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के वो ओपन फायरिंग के ऑर्डर्स दे देते हैं। यानी कि वो अपने ऑफिसर्स को ये ऑर्डर दे देते हैं कि वो सभी लोगों के ऊपर फायरिंग कर दे, गोलियां चला दे। तो यहाँ पर 13 अप्रैल के दिन इस मैदान में जनरल डायर एंटर करते हैं, एग्जिट पॉइंट को ब्लॉक कर देते हैं और सभी लोगों के ऊपर गोलियां चलाने के ऑर्डर्स दे देते हैं। उन लोगों को कोई वार्निंग नहीं दी जाती है, उनको ये मौका भी नहीं दिया जाता है कि वो बात कर सके या वहां से भाग सके। उन लोगों में कुछ बच्चे थे, कुछ महिलाएं थी, कुछ बुजुर्ग लोग भी थे, और उन सभी पे यहाँ पर गोलियां चलाई जाती हैं। और गोलियां तब तक चलाई जाती हैं जब तक गोलियां खत्म नहीं हो जाती, जिसके वजह से कई सारे लोगों की इस बाग के अंदर मृत्यु हो जाती है, उन सब की हत्या कर दी जाती है। तो यहाँ इस वक्त जब लोगों के ऊपर गोलियां चलाई जाती हैं, कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए दीवारों के ऊपर चढ़ते हैं, पार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो असफल रहते हैं। कई सारी महिलाएं, कई सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए, गोलियों से बचने के लिए कुएं के अंदर भी कूद जाते हैं जो मैदान में ही मौजूद था, लेकिन किसी की भी जान वहां पर नहीं बच पाती है। और इसी इंसिडेंट को, इसी मैसेकर को बोला जाता है द जलियांवाला बाग मैसेकर। अब जब ये इंसिडेंट होता है तो उसके बाद जनरल डायर से पूछा जाता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, आपने क्यों लोगों के ऊपर इस तरीके से गोलियां चला दी। तो यहाँ पे जनरल डायर ये डिक्लेयर करते हैं, ये घोषणा करते हैं, ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि वो सत्याग्रही के मन में मॉरल इफेक्ट प्रोड्यूस करना चाहते थे। वो लोगों के मन में ये फीलिंग क्रिएट करना चाहते थे कि वो सभी लोग ब्रिटिश सरकार से डरे। तो यहाँ पे जनरल डायर क्या कहते हैं कि वो प्रोड्यूस करना चाहते थे एक मॉरल इफेक्ट, मतलब कि वो क्रिएट करना चाहते थे सत्याग्रही के दिमाग में एक फीलिंग आतंक की और भय की, और मतलब कि भय या फिर डर।
और इसी वजह से यहाँ पर वो इतने सारे लोगों के ऊपर गोलियां चला देते हैं। इस लाइन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जनरल डायर ये चाहते थे कि हर एक सत्याग्रही के दिमाग में डर पैदा हो, फियर पैदा हो ब्रिटिश सरकार के लिए, और लोगों को ये महसूस हो, लोगों को ये पता चले कि अगर वो कभी भी ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, तो उन सभी के साथ यही किया जाएगा जो वहां मौजूद इन सभी लोगों के साथ किया गया। और इसीलिए वो ये स्टेप उठाते हैं, लोगों को डराने के लिए, ऑप्रेस करने के लिए, उनके मन में, उनके दिमाग में टेरर को डालने के लिए, डर को क्रिएट करने के लिए। वो लोगों का मनोबल तोड़ना चाहते थे, उनकी हिम्मत तोड़ना चाहते थे, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पर ये स्टेप उठाया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो इस इंसिडेंट की खबर कई सारे लोगों को लगती है। देश भर में जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में न्यूज़ फैलती है, स्प्रेड होती है, और कई सारे लोगों को इसके बारे में पता चलता है। और पता चलने के बाद लोग स्ट्रीट्स पर आ जाते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट, स्पेशली नॉर्थ इंडियन टाउन्स में। तो यहाँ पर क्या होता है, कई सारे लोग स्ट्राइक्स करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, क्लैशेस भी होते हैं पुलिस के साथ लोगों के, मतलब पुलिस के साथ लोग यहाँ पर हाथापाई करते हैं, वायलेंस होता है, कई सारे लोग अटैक करते हैं गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स के ऊपर। तो देश भर में स्ट्राइक्स होती हैं, प्रोटेस्ट होते हैं, क्लैशेस होते हैं, अटैक्स होते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, और ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट यहाँ पर पूरा देश आवाज उठाता है और सड़कों पर आता है। अब जब इस तरीके से अटैक्स होते हैं गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के ऊपर, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किए जाते हैं, तो यहाँ पर ब्रिटिश सरकार क्या करती है, वो कैसे रिस्पॉन्ड करती है? यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ब्रूटली रिप्रेस कर देती है इन सभी प्रोटेस्ट को, सभी लोगों को। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, मतलब कि निर्दयी। तो एक निर्दयी तरीके से यहाँ पर रिप्रेस कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है इन सभी लोगों को, इन सभी प्रोटेस्ट को, इन सभी स्ट्राइक्स को। और ये ब्रिटिश सरकार कैसे करती है? यहाँ पर ब्रिटिश सरकार लोगों को ह्यूमिलिएट करती है। ह्यूमिलिएट का मतलब क्या होता है? बेइज्जत करती है, और साथ ही साथ लोगों को टेरराइज करती है, लोगों को डराती है। किस तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता है और टेरराइज किया जाता है लोगों को? 3 मेजर्स के थ्रू। सबसे पहला, यहाँ पर सत्याग्रही को फोर्स किया जाता है कि वो अपनी नोज को, अपनी नाक को रब करे ग्राउंड के ऊपर। तो यहाँ पर सत्याग्रही को ह्यूमिलिएट किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है पब्लिकली। कैसे? उन्हें फोर्स किया जाता है कि वो जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर अपनी नाक को रगड़े। दूसरा मेजर यहाँ पे क्या लिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा? वो लोगों को फोर्स करते हैं क्रॉलिंग ऑर्डर्स के थ्रू कि वो क्रॉल करे स्ट्रीट्स के ऊपर। तो यहाँ पे सरकार क्या करती है? वो क्रॉलिंग ऑर्डर्स पास करती है। क्रॉल करने का मतलब क्या होता है? घुटनों के बल पर चलना, ठीक है, रेंगना सड़क के ऊपर। तो इस तरीके से वो क्या करती थी? लोगों को फोर्स करती थी। वहां के जो पुलिस ऑफिसर्स थे, जो आर्मी ऑफिशियल्स थे, वो लोगों को फोर्स कर रहे थे कि वो स्ट्रीट्स के ऊपर क्रॉल करें, और क्रॉल करते हुए वो सलाम करे अपने सारे ही साहिब्स को, मतलब सारे ही ऑफिशियल्स को। तो यहाँ पर भी क्या किया गया? लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया, उनको डराया गया। और तीसरा मेजर यहाँ पे क्या लिया सरकार ने? उन्होंने लोगों को फ्लॉग किया। फ्लॉग्ड का मतलब क्या होता है? फ्लॉग्ड का मतलब होता है कोड़े, मतलब कि यहाँ पर लोगों को कोड़े मारे गए, यानी कि यहाँ पर लोगों के ऊपर चाबुक को चलाया गया, लोगों को पीटा गया चाबुक से, हंटर से। और इस तरीके से लोगों के साथ वायलेंस किया गया, लोगों को ब्रूटली ऑप्रेस किया गया, रिप्रेस किया गया, और साथ ही साथ ह्यूमिलिएट किया गया। और डराने के लिए, लोगों को और भी ज्यादा टेरराइज करने के लिए यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने विलेजेस में बॉम्ब भी गिराए, ब्लास्ट भी कराए विलेजेस में, ताकि लोग और भी ज्यादा डर जाएं, और भी ज्यादा वो टेरराइज हो जाए। तो यहाँ पर जो गुजरनवाला, जो उस समय पंजाब का हिस्सा था और आज पाकिस्तान का हिस्सा है, तो गुजरनवाला के आसपास के जो विलेजेस थे, वहां पर बॉम्ब गिराए गए, ब्लास्ट किए गए, ताकि लोग डरे ब्रिटिश सरकार से। और इन मेजर्स के थ्रू यहाँ पे इंडियंस को टेरराइज किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया, रिप्रेस किया गया। अब जब इस तरीके से पूरे देश में वायलेंस हो रहा था,
तो महात्मा गांधी ने ये फैसला लिया कि अब वो अपने मूवमेंट को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, कॉल ऑफ कर देंगे। महात्मा गांधी ने ये देखा कि किस तरीके से वायलेंस का उपयोग किया जा रहा है, हर जगह हिंसा हो रही है। इसलिए जो मूवमेंट उन्होंने शुरू किया था 6 अप्रैल 1919 में, मतलब रॉलेट सत्याग्रह, उस मूवमेंट को यहाँ पर गांधी जी क्या करते हैं, कॉल ऑफ कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और फिर महात्मा गांधी ये कहते हैं किसके खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, कि ब्रिटिश सरकार में, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में, ब्रिटिश गवर्नमेंट में कोई भी अच्छाई अब नहीं बची है और एक ऐसी सरकार के साथ कोऑपरेट करना, ऐसी सरकार का सहयोग करना एक पाप है, एक सिन है। और ये जो इनका थॉट था, जो इन्होंने यहाँ पर बोला, यही थॉट बेस बन जाता है, फाउंडेशन बन जाता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, जो हमारे देश में हुआ 1920s में। तो यहाँ पर ओपनली महात्मा गांधी ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो लोगों को भी क्रिटिसाइज करते हैं क्योंकि उन्होंने मूवमेंट में वायलेंस का इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से रॉलेट सत्याग्रह का भी यहाँ पर अंत हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपके चैप्टर में ये इमेज दी गई है, जहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से क्रॉलिंग ऑर्डर्स को फॉलो किया जा रहा है ब्रिटिश सोल्जर्स द्वारा अमृतसर में 1919 में। तो इसी के साथ हमने ये समझ लिया है कि द जलियांवाला बाग मैसेकर क्या था और किस तरीके से जो रॉलेट सत्याग्रह शुरू हुआ था वो खत्म हुआ। अब यहाँ पर मैंने आप सभी के लिए एक और इमेज को लगाया है। ये इमेज है जलियांवाला बाग मेमोरियल की, मतलब कि ये एक ऐसा स्टैचू है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे बनाया गया 1961 में, याद करने के लिए जलियांवाला बाग मैसेकर को, याद करने के लिए उन सभी लोगों को जिन्होंने जलियांवाला बाग में अपनी जान गंवाई। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द जलियांवाला बाग मैसेकर, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक आपको पढ़ने में अच्छा लगा होगा, अच्छे से समझ भी आया होगा, आपको काफ़ी नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस लेक्चर से। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।